नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का पेपर सेकंड जो उच्च माध्यमिक स्तर का है पीजीटी का, उसका दोस्तों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा करा रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं, तो रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों हमने रचनाओं से शुरू किया था, तो हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले कहानियाँ लगी हुई हैं। चयनित कहानियाँ करके 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो सभी 6 कहानियाँ दोस्तों हम पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है कहानियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सभी 6 कहानियाँ, चयनित कहानियाँ करके बना हुआ है फ़ोल्डर, उसमें जाइए दोस्तों और सभी 6 कहानियों का विस्तार से अध्ययन करिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैला आंचल और त्यागपत्र। तो हमने दोस्तों सबसे पहले गोदान उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था। गोदान उपन्यास दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 36 भागों में बटा हुआ है। उसके दोस्तों हम 36 भागों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर दोस्तों आप सभी लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, तो जाइए प्लेलिस्ट में और गोदान उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें दोस्तों सभी 36 भाग पड़े हुए हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करिए। वीडियो देखना शुरू करिए। सभी वीडियो में भाग 1, 2, 3, 4 इस तरह करके उसमें सभी 36 भाग मिल जाएँगे आपको प्लेलिस्ट में। पूरे क्रम से हैं दोस्तों, जाके देखिए। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था, जिसके 2 वीडियो हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है और दोस्तों ये 50 से ज़्यादा खंडों में विभाजित है। उसी क्रम में दोस्तों हम आज इसके 4 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक 4 खंड नहीं देखे हैं मैला आंचल उपन्यास के, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैला आंचल प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें दोस्तों मैला आंचल उपन्यास की प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पे दोस्तों पहले वीडियो में हमने खंड 1, 2, 3 का वीडियो बनाया है, दूसरे वीडियो में चौथे खंड का और आज दोस्तों 5वां खंड का रहेगा। 5वें और 6वें खंड का। तो जाइए प्लेलिस्ट में और पहले 4 खंडों का अध्ययन करिए मैलांचल उपन्यास के। उसके बाद दोस्तों 5वें खंड में आइए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो प्रयास है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के लिए आप सभी लोगों को, हिंदी साहित्य हो या हिंदी व्याकरण हो, हिंदी विषय के लिए आप सभी लोगों को कुछ भी खरीदना ना पड़े, चाहे वो किसी कोचिंग से बैच हो 2000 5000 का जो बेचते हैं। इतना प्रामाणिक विषय वस्तु और इतना विस्तार से कोई भी कोचिंग वाला नहीं कराएगा। आप सभी लोगों ने पढ़े हैं, खुद जानते होंगे कि उसमें क्या कराएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कथानक लिखवा देंगे, पात्रों के नाम लिखवा देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोई कराएगा। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जब हमारे पास समय है, तो हम क्यों ना पूरे विस्तार से अध्ययन करें उसका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि चैनल में हमारे नए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे जो हमारा प्रयास है हिंदी विषय के लिए, कि हिंदी विषय में आप सभी लोगों को निःशुल्क और प्रामाणिक विषय वस्तु हम उपलब्ध करवा सकें सभी परीक्षाओं के लिए। वो चाहे बिहार का एस्टेट का हो या फिर यूपी का टीजीटी पीजीटी हो या DSSB का टीजीटी पीजीटी हो, सेकंड पार्ट है DSSB का दोस्तों हिंदी विषय का। या फिर दोस्तों नेट जेआरएफ का हो, जून में जो एग्ज़ाम होगा, या फिर दोस्तों बीपीएससी का जो 24 अगस्त को पेपर हो, सभी दोस्तों परीक्षाओं का हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप सभी लोगों को निःशुल्क और प्रामाणिक विषय वस्तु उपलब्ध करवाएँ। आप सभी लोगों को केवल इतना करना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, जिससे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हमें भी ज़्यादा आनंद आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज मैलांचल उपन्यास खंड 5। मठ पर। तो दोस्तों मठ के महंत कौन थे? पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेवादास। चलिए, मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायतें बैठी हैं। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को, बलिया उर्फ बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है। भाखन मतलब भाषण। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है।
लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। सिंह जी दोस्तों कौन? राजपूत टोली वाले सिंह जी। तो सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह रहे थे। कौन दोस्तों कह रहे थे? ओवरसियर बाबू कह रहे थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा, हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं। तुम ही बताओ खिलावन भाई। खिलावन भाई दोस्तों कौन है? यादव टोली वाले। बूढ़े जोतकी जी भविष्यवाणी करते हैं। कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं है, गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा। और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना स्यू हो, स्यू हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर मानो बिजली की बत्ती। तो लक्ष्मी दोस्तों कौन? जो वहाँ दासी थी, क्या कहते हैं, मंदिर में सेवा दास की, वही लक्ष्मी। तो लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफेद मलमल की साड़ी के खूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर लक्ष्मी महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। कौन दोस्तों कहता है? कि महंत साहब कहते हैं, लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई। जोतखी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं, वहाँ जो कुछ न हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। सतगुरु साहिब कहिन है, जहाँ मेल तहाँ सरग, जहाँ मेल तहाँ सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर परमार्थ के बदले स्वार्थ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमार्थ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं। जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब लोग भेदभाव त्याग के एक होकर के परमार्थ कारज में सहयोग कीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमार्थ कारज देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सतगुरु साहेब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई, उसका चेहरा तमतमाया गया है। लक्ष्मी बैठ गई, उसका चेहरा तमतमा गया है। गाल लाल हो गए हैं और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। पंचायत में सन्नाटा छाया है। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बालदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वह दोहा कवित्त नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जेहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था के पास ही वह पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई। लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा तो मानो नशे में उठकर खड़ा हो गए। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गंधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार लगाया। प्यारे भाइयों, कोठारिन साहब जितना बात बोलिन सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक है, हम कोई विद्वान नहीं है, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी है, मूर्ख है, मगर महात्मा जी के प्रताप से
भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जय मंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है। वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहे न है, वैष्णव जन तो उसे कहते हैं जो पीर पराई जानता है रे। मोमेंट में जब गोरा मिलिट्री हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बातें करने लगे। बालदेव के भाखन से इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाखन जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है। धन्य है। देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी का यादव टोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी का जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुगनी पड़ जाती है। देखिए, अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है। कौन सह सकता है? जब गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मलेटरी ने हमको नाखून से सुई गड़ाया। तिस पर भी हम इस बिस मतलब दोस्तों चू चमड़, इस बिस नहीं किया। आखिर हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते हैं ही हैं कि सुराजी लोग जेल में क्या समझते हैं। जेल नहीं ससुराल। यार, हम बिहा करने को जाएंगे, मगर जेल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात का तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निर्जला अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले, दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम लिया है तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों की परवाह नहीं। आप लोग हमारे गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा, हम चंदन पट्टी चले जाएंगे। वहाँ आश्रम है, घर घर चरखा करघा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहे कि चौधरी जी, आप हमारा गुरु है, हमारा वचन हम नहीं काट सकते। चौधरी जी, आप हमारा गुरु है, आपका वचन हम नहीं काट सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है। जो गांव उन्नति नहीं किया है, हम वहीं सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरीगंज को किसकी तरह? चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ करता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगुला की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। आप लोगों का विश्वास नहीं हो तो जो पढ़ना चाहते हैं इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टेप में छापी किया हुआ है, 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौके से सभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी। कोई खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, जाओ पढ़ दो, लेकिन वह बड़ा शर्मीला है। हरगौरी, पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ। तो कौन दोस्तों खड़ा हुआ? पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल।
पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ। बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थर थर क्यों कांपते हो। सेवा में बालदेव सिंह जी। महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन के लिए कांग्रेस जनों की एक विशेष बैठक तारीख 8/12/45 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा, टैप में छापी किए हुए खत का अब अर्थ समझाएगा। चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। आप अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो सिंह जी क्या कहते हैं। बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा, शर्म की बात होगी। कौन दोस्तों कह रहा है। सुनो सिंह जी क्या कहते हैं। तो सिंह जी क्या कहते हैं, बालदेव तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। दो हंडी एक जगह रहे तो ढनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश का सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमार्ग पर चलाना तुम्ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रमेन में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं। कौन कह रहा है दोस्तों, सिंह जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं। बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के इस्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ है सिंह जी, मन में कोई 7-5 नहीं रखते। सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्नी महात्मा की जय जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूड़ी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था, महात्मा जी का झंडा पतखा नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा। अब उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट हाकिम कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है। खिलावन सिंह यादव को सिंह ने जिस चालाकी से एक किनारे किया है, इसे कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खिलावन ने सब समझ लिया। खिलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को तो देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिले तहसीलदार से। खिलावन को 60 वर्षा दोस्तों, 60 वर्ष तक समझदारी का नाना। खिलावन दोस्तों कौन है, यादव टोली वाला। तो खिलावन को 60 वर्षा नहीं समझता, सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बघारता है बालदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली के मुखिया से होना चाहिए। सूराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और समय पड़ने पर सब धान 22 पसेरी। जोतकी जी खिलावन के चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ है। खिलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जन्म पत्री काशी जी से बनकर आ गई क्या। जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा।
कल सुबह में आइएगा ज्योतिकी काका, आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है, जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को खत्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही अस्पताल के सामने की जमीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, सामियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है, विजय होते होते शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां जाएंगी। टीसन भैंस चरमन बाबू बैलगाड़ियां जाएगी। कहाँ जो दोस्तों, डॉक्टर साहब को लेने लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां जाएंगी। कहाँ जाएंगी? स्टेशन जाएंगी। कौन कौन दोस्तों जाएगा? भैंस चरमन बाबू दोस्तों किसे? वाइस चेयरमैन ने बालदेव से कहा है कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे, काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सभी बारी बारी से महंत साहब को साहेब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया है। बालदेव बाबू, तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बाँचो, हम डोलडाल से हो आए। डोलडाल का दोस्तों क्या अर्थ है? नित्य क्रिया। हम डोलडाल से हो आए। कहाँ हो रामदास? गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धुनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने उलटता है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ते होए। शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए। संतो सारे जग बौरा ने लक्ष्मी के शरीर। बीजक दोस्तों कबीरदास की रचना। संतो सारे जग बौरा ने लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है। मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। तो ये था दोस्तों, क्या कहते हैं, मैलांचल उपन्यास का 5वां खंड। अब हम दोस्तों 6वां खंड पढ़ेंगे। बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौटकर सुना खिलावन भैया की तबीयत खराब है। खिलावन भैया दोस्तों कौन? यादव टोली वाले। आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सिरदर्द कर रहा है। जिसको आंगनवाली ही नहीं, आंगनवाली मतलब पत्नी, जिसको आंगनवाली ही नहीं वह आंगन में क्यों सोएगा? आंगन में सोने का अर्थ है आंगनवाली के हाथों से सेवा प्राप्त करना। आंगनवाली का मतलब दोस्तों पत्नी। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गोंगो बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। भौजी बोरसी मतलब दोस्तों अंगीठी। भौजी अंगीठी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर बालदेव जी सोने चले गए। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली हो जाने पर बहुत ठंडी हो रही है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते समय कह रही थी आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी। प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर की सुगंध, आज माँ की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव को टुरुआ कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? टुरुआ। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टूअर नहीं होता। टूअर का दोस्तों मतलब अनाथ। तो बाप के मरने से कोई अनाथ नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टूअर। मतलब दोस्तों बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं, ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई है। माँ के मरने के बाद बालदेव बहुत दिन तक
अजोधी भगत की भैंस चराता था। अजोधी भगत की याद आते ही बालदेव की देह सिहर उठती ही है। कैसा पिशाच था बुढ़ा, बूढ़ी तो और भी खटास थी। खेकसियारी, खेकसियारी के दोस्तों मतलब लोमड़ी, तो लोमड़ी की तरह हरदम खेक खेक करती रहती थी। दिन भर भैंस चराकर आने के बाद बालदेव की उंगलियां भगत का देह टीपते टीपते दर्द करने लगती थी। आंखें नींद से बंद हो जाती थी, लेकिन जरा भी ऊँघे की चटाक। उस बूढ़े की उंगलियों की चोट बड़ी बड़ी कड़ी होती थी। बालदेव ने बचपन से ही मार खाई थी, थप्पड़, छड़ी और लाठी की मार। शायद सूखी चमड़ी की चोट ज्यादा लगती है, लेकिन रूपमती का कलेजा मोम का सा था। वैसे बेदर्द माँ बाप की बेटी वैसी दयालु कैसे हुई, समझ में नहीं आता है। बूढ़े बूढ़ी को रात में नींद नहीं आती थी। आध पहर रात को ही भैंस चराने के लिए जगा देता था। आध पहर रात होते ही पीपल के पेड़ पर उल्लू अपनी मनहूस बोली में कचकचा उठता था और इधर बूढ़ा ठीक उसी तरह की आवाज में चिल्ला उठता, रे टुरुआ, भोर हो गई। भैंस खोल। रूपमती कभी टुरुआ नहीं कहती थी, छोटा सा नाम बल्ली उसी का दिया हुआ। 4 सेर सुबह और 3 सेर शाम को दूध होता था, लेकिन बुढ़िया कभी सितुआ भर घोल भी नहीं खाने देती थी। रूपमती रोज चुराकर भात के नीचे दूध की छाली रख देती थी। बूढ़ा बूढ़ी का जमाया हुआ पैसा आखिर डकैत ही ले गए। इस बार रूपमती को देखा था, बहुत दिन बाद ससुराल से आई थी। 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी ठीक रूपमती जैसी है, ठीक वैसी ही हंसी। याद आती है माए जी राम किशुन बाबू की स्त्री। पहल सभा हुई थी चन्नन पट्टी में। सभा में राम किशुन बाबू, उनकी स्त्री चौधरी जी और तिवारी जी आए थे। अलबत्त रूप था राम किशुन बाबू का, बड़ी बड़ी आंखें, भाखन देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल कि हाकिम उनके खिलाफ राय दे दे। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। स्त्री के साथ गांव गांव घूमने लगे। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी, लहू से पैर लथपथ हो गए थे। लाल उड़हुल माए जी का दुख देखकर, राम किशुन बाबू का भाषण सुनकर और तिवारी जी का गीत सुनकर वह अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस टान को, लगता था कोई खींच रहा हो। गंगा रे जमनुआ की धार नैनवा से नीर बही, फूटल भारथिया के भाग भारत माता रोई रही। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी, भारत माता रो रही थी। वह उसी समय राम किशुन बाबू के पास जाकर बोला था, मेरा नाम सुराजी में लिख दीजिए, मेरा नाम सुराजी में लिख लीजिए। उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखाया था, बालदेव, बावनदास और चुन्नी गुसाई। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माए जी बराबर ऑफिस आती थी, कभी गुस्सा होते नहीं देखा माए जी को। जब बोलती थी तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था, देह जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आंख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन बावन? गर्दन उल्टाकर देखा, माए जी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई है। कैसे हो बोलो? बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो माथे पर हाथ रखते हुए माए जी बोली थी, बुखार उतर गया है। माए जी के हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावन दास ने कहा, माए जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे ही मुझे लेकर ऑफिस आई। जंतर, जंतर का दोस्तों क्या मतलब है? थर्मामीटर। तो जंतर थर्मामीटर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगी, पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रही। 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही राम किशुन बाबू एक ही दिन के बुखार में स्वर्गवास हो गए। हे भगवान,
उस दिन माए जी की ओर कौन देख सकता था। देखने की हिम्मत नहीं होती थी। माए जी का उस दिन का रूप गंगा रे जमुनुआ की धार, नैनवा से नीर बही, फूटल भारतीया के भाग भारत माता रोई रही। सचमुच सबों के भाग फूट गए। श्राद्ध के दिन में जिला ऑफिस का नाम हो गया राम किशुन आश्रम। श्राद्ध के दूसरे दिन ही माए जी काशी जी चली गई। गाड़ी पर चढ़ने के समय पैर छूकर जब प्रणाम करने लगा था तो माए जी एकदम फूट फूट कर रो पड़ी थी, ठीक देहाती औरतों की तरह। बावन दास को माए जी ठाकुर कहती थी। हमार ठाकुर रे। धरती पर लौटते हुए बावन दास को उठाते हुए माए जी बोली थी, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। पता नहीं माए जी कहाँ हैं। आंसू की गर्म बूंदे बालदेव की बाहें पर ढुलक कर गिरी। माँ रूपमती, माए जी और लक्ष्मी दासिन। माए जी जैसे ही लक्ष्मी भी भाषण देना जानती थी। लक्ष्मी भाषण दे रही है। विशाल सभा जहाँ तक नजर आती है आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते हैं। बांस के घेरे को तोड़कर लोग मंच की ओर बढ़े आ रहे हैं। मंच पर बालदेव के बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी के भी पैर की दमड़ी फट गई है। मंच की सफेद चादर पर लहू की बूंदें टप टप गिर रही हैं। लक्ष्मी भाषण दे रही है। कौन? हरगौरी लक्ष्मी के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी माला नहीं पहनती है, माला लेकर बालदेव को पहना देती है। गेंदे के फूलों की माला। फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंधी निकलती है। भीड़ मंच की ओर बढ़ी जाती है। गेंदे के फूलों की माला। फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंधी निकलती है। भीड़ मंच की ओर बढ़ी जाती है। हरगौरी आगे बढ़ गया है, लक्ष्मी को पकड़ रहा है। बालदेव चिल्ला रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। लोग हल्ला कर रहे हैं। बहुत जोर लगाकर बालदेव चिल्लाता है, हरगौरी बाबू, गन्नी महात्मा की जय जय। बालदेव हड़बड़ाकर उठता है, आंखें मलते हुए बाहर निकल आता है। सवेरा हो गया। गांव भर के नौजवानों को बटोरकर जुलूस बनाकर कालीचरण जय जयकार करता हुआ जा रहा है। वाह रे कालीचरण बुद्धिमान है, बहादुर है और बुद्धिमान भी। यह पुलुगोराम मतलब प्रोग्राम दोस्तों। यह प्रोग्राम कब बनाया गया था? रात में ही शायद। जरूर मेरीगंज की चन्नन पट्टी की तरह नाम करेगा। और भोर का सपना। खिलावन भैया कैसी तबीयत है? तुम रात में कब लौटे? कहाँ देर हुई सिपहिया टोली में? कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई। अब क्या है, सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे साधे आदमी। कलिया पर नजर रखना, उसमें और भी बहुत गुण हैं। सो तो तुमको मालूम ही हो जाएगा। किसी किस्म का उपद्रव करेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। पीछे यादव टोली के मुखिया के ऊपर बात नहीं आवे। हाँ भाई, कायस्थ और राजपूत का क्या विश्वास। खिलावन किसके ऊपर अपना दिल का बुखार उतारे, समझ नहीं पा रहा था। भैंस चरवाहा भैंस दूहने के लिए बर्तन ले आया था। खिलावन आज भी अपने ही हाथों भैंस दूहता। उसका कहना है भैंस के थन में 4 आदमी के हाथ लगे कि भैंस सूखी। चरवाहा पर बिगड़ गया। साला अभी भैंस थिराई भी नहीं है, दूहने के लिए हल्ला मचा रहा है। पूड़ी जलेबी क्या अभी ही बट रही है? जीभ से पानी गिर रहा है। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी जी कान पर जनेऊ टांगे, हाथ में लोटा लटकाए इनारे की ओर जा रहे थे। खिलावन ने टोका, आइए यहीं पानी मंगवा देते हैं। खिलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया, देखते हैं। अच्छा देखिएगा, गांव के लौंडे सब आज फुच्च कर रहे हैं। क्षुद्र नदी चली भई उतराई, जस थोरे धन खल बौराई। ऐसा ही सिमर बनी में भी हुआ था।
हमारे मामा का घर सिमरबनी में ही है। आज से 10-12 साल पहले की बात कहते हैं। हम मामा के यहाँ गए थे। मामा के बड़े पुत्र का यज्ञोपवीत था। प्रातःकाल उठ के देखते हैं कि गांव भर के लौंडे इसी झंडा पतखा लेकर इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलास जिंदाबाद करते हुए गांव में घूम रहे हैं। मामा से पूछा कि मामा क्या बात है, तो मामा बोले कि गांव के सभी लड़कों ने वोल्टियरी में नाम लिखा लिया है। इनकिलास जिंदाबाद का अर्थ है कि हम जिंदाबाद हैं। जिंदाबाद भी उसी शाम को देखा। स्कूल से पश्चिमी कांग्रेसी तिवारी नीमक कानून बनाने वाला था। बड़े बड़े चूल्हे पर कड़ाहियों में चिकनी मिट्टी और पानी डालकर खौला रहे हैं। खूब गीतनाद झंडा पतखा। पूछा कि यह क्या है भाई, तो कहा कि नीमक कानून बन रहा है। हम भी जगह खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। इसी समय हल्ला हुआ, दरोगा आ रहा है। स्कूल के हाथा से एक टोपा वाला और 4-5 लाल पगड़ी वाला निकला। बस फिर क्या था, जिंदा भाग आ गया। जो मुंह से खड़ा था उधर ही भागा। एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। कहाँ झंडा, कहाँ पतखा और कहाँ इनकिलास जिंदाबाद। दरोगा साहब तिवारी को पकड़कर ले गए। इसके बाद गांव के घर घर में घुसकर खन्ना तलाशी। गांव के सभी जिंदाबाद माद में घुस गए। सुनने में आया कि जब कांग्रेसी राज हुआ तो फिर घर घर में वोल्टियर घर घर आने लगा। फिर इनकिलास जिंदाबाद। पुलिस दरोगा को देखकर और जोर से चिल्लाते थे सब, लो भाई चिल्लाओ, तुम्हारा राज है अभी। पुलिस दरोगा मन ही मन गुस्सा पीकर रह गए। पिछले मोमेंट में जिंदाबागों ने जोश में आकर अड़गड़ा जला दिया, कलाली लूट लिया। दूसरे ही दिन 4 लोरी में भर के गोरा मलेटरी आया और सारे गांव में जला पका लूट पीट कर 1 ही घंटा में ठंडा कर दिया। 50 आदमी को गिरफ्त किया। 2 को तो मारते मारते बेहोश कर दिया। एक को किरीच भोग दिया। अंग्रेज बहादुर से यही दुग्गी तिग्गी लोग पार पाएंगे। बड़ा बड़ा घोड़ा बहा जाए तो नट घोड़ी पूछे कितना पानी। अंग्रेज बहादुर ने अभी फिर ढील दे दिया। सब उछल कूद रहे हैं। इस बार बिगड़ेगा तो खोप सहित कबूतर आए। नहीं जोतकी काका, अब वैसा नहीं हो सकता। बालदेव इससे आगे नहीं सुन सका। पिछले मोमेंट में सरकार का छक्का छूट गया है। सिमरबनी के बारे में आप जो कह रहे हैं सो आप इधर सिमरबनी गए हैं नहीं? तब क्या देखिएगा, एक बार वहां जाकर देखिए। अस्पताल, स्कूल, लड़की स्कूल, चरखा सेंटर, रायबरेली का मतलब दोस्तों लाइब्रेरी क्या नहीं है वहाँ? घर घर में ABCD पास। शिवानंद बाबू को जानते हैं? उनका बेटा रमानंद हम लोगों के साथ जेल में था, अब हाकिम हो जाएगा, पक्की बात। खिलावन भी कुछ कहना चाहता था कि चरवाहे ने पुकारा, पड़ावा भैंस पी रहा है। खिलावन भैंस दूहने चला गया। बालदेव के पास बेकार बहस करने के लिए समय नहीं है। गांव में जय जयकार हो रहा है, गन्नी महात्मा की जय। तो दोस्तों ये था गोदान उपन्यास का 6वां खंड। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों मैलांचल उपन्यास का खंड 7वां। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, कहानियों के वीडियो मिलेंगे। सभी 6 कहानियों का अध्ययन करिए। गोदान उपन्यास के सभी 36 भागों का वीडियो मिलेंगे और मैलांचल उपन्यास के 6 खंडों के वीडियो मिलेंगे। तो पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।